ये प्रोसेस तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जो वाटर है वो डाउन द हिल फ्लो करके आ रहा है। अपने आप वाटर हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पर आता है। इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। बट क्या आपने कभी ये देखा है पानी ऊपर की तरफ जाता हुआ अपने आप बिना किसी पंप के? नहीं ना। मतलब वाटर डज नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड टू हायर एल्टीट्यूड ऑन इट्स ओन। अपने आप पानी कभी भी लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड पर नहीं जाता। इस प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 6 वीडियो है ये। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोस। आज हम करेंगे स्टार्ट लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। हमें पता है वाटर हमेशा हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पर आता है। हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पर वाटर फ्लो करता है। ऐसे ही जो हीट है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। किसी भी बॉडी के हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जाती है। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने तो ये बताया था कि हीट फ्लो करती है, उसने डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डजंट से एनीथिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। उसके अकॉर्डिंग तो हीट चाहे हॉटर से कोल्डर में जाए, कोल्डर से हॉटर में जाए, हीट फ्लो करेगी। बट थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करती है, ना ही ये बताती है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ये लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। अब इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए और लॉज आए थे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था। उससे पहले ये समझ लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस है विच अंडर सम गिवन कंडीशंस मे टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। अपने आप हो रहा है। एग्जांपल, वाटर का हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड में जाना, हायर से लोअर एल्टीट्यूड में जाना, ये अपने आप हो रहा है। सो इट अकर्स बाय इट्स ओन, अपने आप हो रहा है बाय इटसेल्फ। बट कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वो अपने आप होने लग जाते हैं। एग्जांपल, एक आपके पास कैंडल है, कैंडल अपने आप तो जलेगी नहीं, यू हैव टू बर्न द कैंडल। आप उसको बर्न करोगे, एक बार बर्न करने की देर है, उसके बाद कोई मोटर मशीन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, पूरी कैंडल अपने आप जलती है। मतलब इनिशिएशन शुरू करने की देर है, चिंगारी लगाने की देर है, उसके बाद वो प्रोसेस खुद होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट, रेट की बात नहीं कर रहे कि स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है, बस प्रोसेस अपने आप हो रहा है, चाहे इनिशिएशन के बाद या बिना किसी इनिशिएशन के, then the process is spontaneous. In other words, process which can take place by itself or has an urge or tendency to take place, जो या तो खुद हो सकता है या जिसके पास टेंडेंसी है होने की, that is spontaneous process. It is simply a process which is feasible, जो लैब में या कहीं पर भी इन्वायरमेंट में होगा, फिजिबल है। एग्जाम्पल, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। मुझे शुगर डिसोल्व करनी है वाटर में, पॉसिबल है, हो जाएगी, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है। बर्निंग अ कैंडल, कैंडल का एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, आपको बस एक बार ही उसको लाइट करने की जरूरत है, आग लगाने की जरूरत है, उसके बाद वो अपने आप चलेगी। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, हीट अपने आप फ्लो करती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड, कुछ हमें अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरी तरफ है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अ प्रोसेस व्हिच कैन नीदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, अपने आप भी नहीं हो रहा, नॉर बाय एनी इनिशिएशन, इनिशिएशन के बाद भी नहीं हो रहा, that is non-spontaneous process. Example, dissolution of sand in water. Sand जितना मर्जी हिला लो, water में dissolve नहीं होने वाली। Flow of water up a hill water नहीं जाएगा। Heat cold end से hot end में flow नहीं करेगी। So these are example of non-spontaneous process. अब आती है यहाँ पर एक और term entropy. Entropy समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्लासरूम है, क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे हैं, जब क्लास लग रही है, पूरा डिसिप्लिन है क्लास में, बिल्कुल भी कायोस, इनडिसिप्लिन नहीं है। मतलब ये स्टेट हुआ जब मिनिमम कायोस या रैंडमनेस है, कोई इधर उधर नहीं है, सारे अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। बट जैसे ही रिसेस होगी, सारे स्टूडेंट्स इधर उधर चले गए, कोई ग्राउंड में खेलने चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई किधर चला गया, मींस उनकी जो डिसिप्लिन है उसमें कमी आई है, मतलब रैंडमनेस बढ़ी है। बट अगर छुट्टी हो जाए, डिस्पर्सल के टाइम पूरे शहर में फैल जाएंगे बच्चे, मतलब पूरा कायोस है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। सो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है। जब रैंडमनेस बढ़ती है ना, इसी रैंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हैं, मतलब इनडिसिप्लिन है जो, दैट इज एंट्रोपी। अब एक एग्जांपल और बताती हूँ। सपोज दो पर्सन है, ए और बी, दोनों की लाइब्रेरी है। ए पर्सन की लाइब्रेरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट की बुक्स हैं। तीनों सब्जेक्ट की बुक अपने अपने रैक में पड़ी है। बट बी पर्सन की लाइब्रेरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों सब्जेक्ट्स की बुक मिक्स हुई है। जब आप फर्स्ट टाइम गए उनकी लाइब्रेरी में, आपने ए की लाइब्रेरी देखी, बिल्कुल मेंटेन्ड है, फिजिक्स की बुक फिजिक्स के रैक में, केमिस्ट्री की बुक केमिस्ट्री के रैक में, बायो की बुक बायो के रैक में।
बट बी वाले की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की बुक्स मिक्स पढ़ी हैं। ये तो था सपोज फर्स्ट डे। जब आप हफ्ते बाद गए ना, आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद आपने देखा ए की लाइब्रेरी में बुक्स आपको मिक्स मिल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की बुक्स अब आपको मिक्स मिली, और बी की पहले जैसी थी, जैसे पहले थी लाइब्रेरी सेम कंडीशन में थी। तो इन डिसिप्लिन किस पर्सन में ज्यादा था? ए में ज्यादा हुआ, क्योंकि उसकी बुक्स पहले तो मेंटेन्ड थी, अब उसकी मिक्स होगी, मतलब यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ गई। मतलब हम सीधा एंट्रोपी का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम कंपेयर करेंगे दो स्टेट्स में। तो अब एंट्रोपी की डेफिनेशन कर लेते हैं। इट रेफर्स टू रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। क्या रैंडमनेस है और डिसऑर्डर है एक सिस्टम में। अब एंट्रोपी चेंज क्या है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। प्रोसेस कैसा होना चाहिए? आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, रिवर्सिबल होना चाहिए, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होना चाहिए। अगर मैं इस हीट, जिसको मैं रिवर्सिबल हीट बोल रही हूँ, क्यों रिवर्सिबल, इसको टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं ना, तब मुझे एंट्रोपी चेंज मिलता है, डेल्टा एस। इट इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, डेल्टा एस इक्वल क्यू रिवर्सिबल बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। किन फैक्टर्स पर एंट्रोपी डिपेंड करती है? फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अगर आप सॉलिड देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें मोशन बहुत कम होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मोशन कम है। सॉलिड में रैंडमनेस कम है, बट लिक्विड में क्या होगा? पार्टिकल्स मूव करेंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, सो लिक्विड में रैंडमनेस थोड़ी ज्यादा होगी, और गैस में तो मैक्सिमम रैंडमनेस होगी, पार्टिकल बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और दूर दूर रहेंगे। सो एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन गैस विच इज लेस इन लिक्विड एंड मिनिमम इन सॉलिड। सबसे ज्यादा एंट्रोपी या रैंडमनेस है गैस में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में। नेक्स्ट फैक्टर इज वॉल्यूम। सपोज आपके पास एक चैम्बर है, इस चैम्बर के आपने 2 पार्ट्स कर दिए, एक पार्ट में आपने गैस ए ली, दूसरे पार्ट में गैस बी ली। गैस ए के मॉलिक्यूल्स को मैं कंप्लीट सॉलिड सर्कल से दिखा रही हूँ, ये गैस ए के मॉलिक्यूल्स है। गैस बी के मॉलिक्यूल्स में होलो सर्कल से शो कर रही हूँ। अभी ए के पास वॉल्यूम है V1, बी गैस के पास वॉल्यूम है V2। अगर मैं बीच में से ये पार्टीशन हटा देती हूँ, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर घूमने लग जाएंगे, उनको ज्यादा स्पेस मिल गई, ए के पार्टिकल्स को भी, बी के पार्टिकल्स को भी। अब इनको V1 प्लस V2 ज्यादा वॉल्यूम मिल गया। मतलब एज वॉल्यूम इंक्रीजेस, जब वॉल्यूम बढ़ गया एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी भी बढ़ गई, क्योंकि पार्टिकल्स इधर उधर मूव करने लगे, उनको स्पेस ज्यादा मिल गई, जगह ज्यादा मिल गई, जिसकी वजह से उनकी एंट्रोपी बढ़ गई। नेक्स्ट, टेम्परेचर चेंज। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है वाइब्रेशन इंक्रीजेस, वाइब्रेशन बढ़ती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अपनी पोजीशन पर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, रैंडमनेस ज्यादा होगी, रैंडमनेस इंक्रीजेस। जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी, मतलब एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी भी ज्यादा हो। फोर्थ फैक्टर इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। सपोज आपके पास PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये एक गैस है, ये डिसोशिएट कर रही है PCl3 और Cl2 में। स्टार्टिंग में आपके पास 1 रिएक्टेंट था, ये 1 रिएक्टेंट डिसोशिएट होकर 2 प्रोडक्ट्स में बदल गया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगी, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सो एंट्रोपी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल। ये PCl5 पहले जुड़े हुए थे, P के साथ पांचों के पांचों क्लोरीन अटैच्ड थे, बट अब 3 क्लोरीन अटैच रह गए और 2 क्लोरीन अलग हो गए, वो उनको आजादी ज्यादा मिल गई ना, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है? प्रेडिक्ट वेदर एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने बताना है किस प्रोसेस में एंट्रोपी ज्यादा है, किस में कम है। लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड, लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, लिक्विड और सॉलिड में से एंट्रोपी किसकी ज्यादा है? लिक्विड के पास ज्यादा एंट्रोपी थी, सॉलिड के पास कम एंट्रोपी थी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो कैद हो गए, सॉलिड बन गए, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, अब वो उतनी आजादी से नहीं मूव कर सकते जितनी आजादी से वो लिक्विड में मूव कर रहे थे। सो एंट्रोपी डिक्रीजेस, इस केस में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। सेकंड देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड, टेम्परेचर बढ़ा दिया, पार्टिकल्स इधर उधर मूव करने शुरू कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा मूव करेंगे, सो एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड, NaHCO3, अभी ये एक मॉलिक्यूल था NaHCO3, ये टूट गया Na2CO3 CO2 H2O, 3 में टूट गया, आजादी बढ़ गई, सो एंट्रोपी
इंक्रीजेस, ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करेंगे। नेक्स्ट H2 गैस टू 2H गैस। H2 मतलब इस H और H में बॉन्ड है और 2H मतलब ये H अलग है, ये H अलग है। यहाँ पर तो ये बंधा हुआ था, मतलब रैंडमनेस कम थी। यहाँ पर ये दोनों आजाद हो गए H और H, मतलब अब ज्यादा मूव कर सकते हैं, सो एंट्रोपी इंक्रीजेस। अब ये याद रखना डेल्टा S एंट्रोपी चेंज टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग का डेल्टा S अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस हो जाएगा, फिजिबल होगा। अगर डेल्टा S नेगेटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अगर किसी एक रिएक्शन A प्लस B टू गिव C, इस प्रोसेस के लिए सपोज डेल्टा S नेगेटिव है, अगर इस प्रोसेस के लिए डेल्टा S नेगेटिव है, ये तो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। बट इसका जो रिवर्स है ना, C टू गिव A प्लस B, वो हो सकता है स्पॉन्टेनियस हो जाए। थर्ड, अगर डेल्टा S 0 है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी, बैकवर्ड भी होगी अगर डेल्टा S 0 है, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा। अब कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थी, बट सभी में एक ही बात कही जा रही है। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस नेचुरली होते हैं ना, पानी का मूवमेंट हायर लेवल से नीचे की तरफ आना, अपने आप पानी ऊपर से नीचे आता है, ये एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है, इस थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि वाटर लोअर लेवल से अपर लेवल पर चला जाए, सो इट इज थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। और विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, मैं पंप लगा के पानी को नीचे से ऊपर ले जाऊं वो बात अलग है, बट अगर मैं कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज नहीं कर रही, मैंने कोई पंप नहीं लगाया, तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकती। ऐसे ही मैं हीट को अपने आप बिना किसी हेल्प के कोल्डर एंड से हॉटर एंड में नहीं लेकर जा सकती। नेक्स्ट, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। जितनी हीट है सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, जितनी हीट है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? जितना पढ़ के जाओ सारा का सारा तो याद नहीं आना, मतलब इनपुट सारा का सारा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर अकम्पनीड बाय नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, सभी में एंट्रोपी बढ़ती है, मतलब टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, मींस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। ये तो अभी हमने किया ही है, हमेशा डेल्टा S ग्रेटर देन 0। आइस आपने बाहर रख दी, आइस की टेंडेंसी है उसने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आपने बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया, उसने सॉलिड से लिक्विड जाना है, मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़नी है। सॉलिड की एंट्रोपी कम है, लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा है। अपने आप जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, आइस का लिक्विड में बदलना जो एक प्रोसेस है, उसमें अपने आप आइस ने वाटर में कन्वर्ट होना है, मतलब सॉलिड से लिक्विड जाना है, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं उनमें एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सीधा सीधा पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी भी बढ़ रही है। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है गिब्स फ्री एनर्जी। इसे गिब्स एनर्जी भी बोलते हैं और गिब्स फंक्शन भी बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? इट इज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऑफ अ सिस्टम द डिक्रीज इन हुज वैल्यू, जिसकी डिक्रीज मुझे क्या बताएगी? मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम। एक सिस्टम से मैं कितना मैक्सिमम यूजफुल काम ले सकती हूँ, वो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी है। सीधा फॉर्मूला याद रखना है, G इक्वल H माइनस TS। ये जो G है ना, वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो मुझे फिर से स्पॉन्टेनिटी पता करने में हेल्प करती है। एक तो मेरी हेल्प करती है डेल्टा S कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, दूसरी मेरी हेल्प करती है गिब्स फ्री एनर्जी कि क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। फॉर्मूला इसका G इक्वल H माइनस TS, वेयर H क्या है? एंथैल्पी, T क्या है? टेम्परेचर, और S इज एंट्रोपी। अभी किया था, S एंट्रोपी है। सपोज मैं कंसीडर कर रही हूँ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, तो इनिशियली G1 इक्वल H1 माइनस TS1। देखो मैंने T के साथ 1 नहीं लिया क्योंकि T सेम रहने वाला है, चाहे मैं G2 लिख रही हूँ, G2 इक्वल H2 माइनस TS2, T सेम रहने वाला है। अब डेल्टा G कैलकुलेट कर लेती हूँ। डेल्टा G इज G2 माइनस G1। G2 की वैल्यू क्या है? H2 माइनस TS2 माइनस G1 की वैल्यू क्या है? H1 माइनस TS1। क्या बना ये? H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस माइनस प्लस TS1। इसको क्या लिखूंगी? H2 माइनस H1 माइनस TS2 माइनस S1। तो क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ओवरऑल मेरे पास फॉर्मूला बना डेल्टा G का डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस फॉर्मूला को मैं आगे यूज करने वाली हूँ। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट समझने वाला पार्ट है। मैंने अभी बताया था डेल्टा S पॉजिटिव
तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। बट अगर डेल्टा जी के टर्म्स में बात करूं, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है ना, तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। मतलब स्पॉन्टेनियस कब होगा? स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस होना चाहिए पॉजिटिव, डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव। ऐसे ही नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए उल्टा हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा प्रोसेस? डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव। जीरो वाली कंडीशन सेम है, डेल्टा एस जीरो तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में, डेल्टा जी जीरो तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है इस टॉपिक से? आपको कुछ डाटा गिवन होगा, आपको बताना होगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। व्हेन डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अब डेल्टा एच नेगेटिव मतलब जो एनर्जी का प्रोसेस है ना, वो फेवर कर रहा है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब एक प्रोसेस एनर्जी वाला फैक्टर तो फेवर कर रहा है। बट टी डेल्टा एस नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एस टेम्परेचर तो नेगेटिव होने से रहा, तो मतलब डेल्टा एस नेगेटिव है। एंट्रोपी नेगेटिव तो फेवर नहीं करता, मतलब रैंडमनेस जो फैक्टर है वो अपोज कर रहा है। एक फैक्टर फेवर कर रहा है, एक फैक्टर अपोज कर रहा है, तो मेरा नेट रिजल्ट क्या होगा? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? वो मुझे पता चलेगा कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस में से बड़ा कौन सा है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच बड़ा है, टी डेल्टा एस छोटा है, तब कैसे पता लगाओगे? अब ना ये जो मैं काम करने वाली हूँ, कुछ वैल्यूज लूंगी, सब्स्टिट्यूट करूंगी फॉर्मूला में, ये आपने पेपर में नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए है, रफ में करके देख लेना, बस आपने स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो लिखना है। अब डेल्टा एच मुझे बड़ा लेना है, सपोज मैं 4 ले रही हूँ। टी डेल्टा एस मुझे छोटा लेना है, सपोज मैं 2 ले रही हूँ। मैंने पहले वैल्यू ली है, फिर नेगेटिव साइन डाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। -4 मुझे पता है छोटा होता है -2 से, बट मैंने माइनस के साइन बाद में डाले हैं, सिर्फ चेंज रिप्रेजेंट करने के लिए कि इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज आ रहा है। अब मैं फॉर्मूला में पुट करती हूँ, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इज -4 माइनस टी डेल्टा एस इज -2, -4 + 2 दैट कम्स आउट टू बी -2। डेल्टा जी आ गया नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस होगा मेरा स्पॉन्टेनियस। और दूसरी तरफ भी समझ सकते हो, डेल्टा एच वाला फैक्टर बड़ा है, जो फैक्टर बड़ा है उसकी बात मानी जाएगी, फेवर करेगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। सेकंड, डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, मुझे डेल्टा एच को छोटा लेना है देन टी डेल्टा एस। सपोज मैंने डेल्टा एच ले लिया 2, टी डेल्टा एस ले लिया 4 नेगेटिव साइन के साथ, तो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच है -2 माइनस टी डेल्टा एस है -4, -2 + 4 2 आ गया, डेल्टा जी तो पॉजिटिव आ गया। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तब प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। सो इस केस में मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा है। और दूसरा पता भी चल रहा है, टी डेल्टा एस वाला फैक्टर बड़ा है, मतलब जो अपोज वाला फैक्टर है ना वो बड़ा है। अगर अपोज वाला फैक्टर बड़ा है सो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पेपर में मत लिख कर आना ये 2 और 4 टीचर कहेगा पता नहीं क्या कर दिया, सिर्फ आपने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस लिखना है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि अगर आपको बाय चांस फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नाउ थर्ड में डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों इक्वल है, फेवर वाला और अपोज वाला इक्वल है, सो ना स्पॉन्टेनियस होगा ना नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। कैसे पता चला इक्विलिब्रियम में होगा? जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू आएगी, सपोज 4 -4 और -4 लिया, दोनों को माइनस कर दो, सेम लेने थे ना डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, -4 + 4 0 आ गया। और जब डेल्टा जी 0 होता है प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। अब ऐसे ही व्हेन डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर पॉजिटिव, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एनर्जी अपोज कर रही है, एनर्जी वाला फैक्टर अपोजिंग है। टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रैंडमनेस वाला फैक्टर फेवर कर रही है। तो जो फैक्टर बड़ा होगा उसकी बात मानी जाएगी। एक बार ऐसे सिंपल करके देखते हैं, फिर वैल्यू पुट करके देखेंगे। डेल्टा एच वाला फैक्टर बड़ा है, अपोजिंग फैक्टर बड़ा है। अगर अपोजिंग फैक्टर बड़ा है मतलब प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। सेकेंड वाले में डेल्टा एच छोटा है, टी डेल्टा एस बड़ा है, टी डेल्टा एस बड़ा है, फेवर वाला फैक्टर बड़ा है, स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस है, दोनों फैक्टर इक्वल है, सो इक्विलिब्रियम में होगा। वैल्यूज पुट करके भी देख लेते हैं। डेल्टा एच बड़ा लेना है, 4 ले लिया और पॉजिटिव लेना है,
टी डेल्टा एस छोटा लेना है, 2 ले लिया, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, 4 माइनस 2 दैट इज 2 जो कि पॉजिटिव है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आया सो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका ये फायदा आपको डेल्टा जी के साइन भी याद रहेंगे। सेकंड, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच को 2 लिया, टी डेल्टा एस को 4 लिया, तो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मतलब 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, मतलब नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, सो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। वही रिजल्ट था पहले भी। थर्ड, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस इक्वल ले लो, डेल्टा एच को भी 4 ले लो, टी डेल्टा एस को भी 4 ले लो, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस विच इज 4 माइनस 4 जो कि 0 आ गया। जब 0 होता है प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये फेवर कर रहे हैं, डेल्टा एस या टी डेल्टा एस पॉजिटिव, टी डेल्टा एस मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है ये भी फेवर कर रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ने पर फेवर होता है, दोनों प्रोसेस फेवर कर रहे हैं, सो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, स्पॉन्टेनियस है। अगला डेल्टा एच पॉजिटिव, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है ये तो अपोज कर रहे हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब अपोज, टी डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव मतलब ये भी अपोज कर रहे हैं, दोनों फैक्टर अपोज कर रहे हैं, दोनों ही ना कह रहे हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन आर 40.63 किलो जूल पर मोल। आपको एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच गिवन है 40.63 किलो जूल पर मोल। सबसे पहली बात किलो जूल में है, इसको जूल में कर लो। 40.63 किलो मतलब 1000, बाकी तो वैसे रहेगा, किलो हट गया बस, जूल पर मोल। ये क्या बना 4063 बाय 2 zeros, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो 2 0 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सो इट इज 40630 जूल पर मोल। अब एंट्रोपी को कौन से लेटर से लिखते हैं, एस। डेल्टा एस गिवन है 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल, और आपको गिवन है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो क्योंकि यहाँ पर यूनिट केल्विन है। 273 ऐड कर दो, 27 में 273 ऐड करा 300 केल्विन। अब मुझे कैलकुलेट करना है प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। डेल्टा जी निकाल देते हैं, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वैसे अगर सिंपल देखकर बताओ, डेल्टा एच पॉजिटिव है, अपोज करेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव तो अपोज करता है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव तो फेवर करता है। बड़ा कौन है, डेल्टा एच और डेल्टा एस में से वैल्यू बड़ी किसकी है, डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी है, तो अपोज वाला मानना चाहिए, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच है 40630 माइनस टी इज 300, डेल्टा एस इज 108.8 which is equal to 40630 minus 300 into 108.8। जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 32640। जब इन दोनों को माइनस करोगे 7990। यूनिट्स क्या होगी, देखो डेल्टा एच की जो यूनिट थी वही डेल्टा जी की यूनिट होगी, मतलब जूल पर मोल। मैंने किलो जूल को तो जूल में कर लिया था, बट अब ये यहाँ टी डेल्टा एस की क्या यूनिट्स थी, टेम्परेचर की थी केल्विन, डेल्टा एस की थी जूल पर केल्विन पर मोल। देखो क्वेश्चन में ये लिखा ना जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन और केल्विन कैंसिल होकर जूल पर मोल ही बच गया, तो यूनिट तो ठीक है मेरी जूल पर मोल। अब बात करते हैं फिजिबिलिटी की। डेल्टा जी आया पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव सो द प्रोसेस इज नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल होगा मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और सिंपल देखकर भी मुझे यही पता चल रहा था, अपोज वाला फैक्टर बड़ा था तो नॉट स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, वही हुआ। 2 लॉ कर लिए थर्मोडायनेमिक्स के। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, मुझे पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंट्रोपी बढ़ती है, मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उतना जल्दी चलेंगे, एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, टेम्परेचर कम करते जाओ तो एंट्रोपी कम होती जाएगी। मतलब अगर मैं ले आऊं टेम्परेचर टू एब्सोल्यूट 0, अगर टेम्परेचर 0 हो गया तो एंट्रोपी भी 0 होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो एंट्रोपी भी कम होनी चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर को 0 कर दूं तो एंट्रोपी भी 0 होनी चाहिए। द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, बस ये कंडीशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए, परफेक्ट क्रिस्टल। उसकी जो एंट्रोपी है वो अप्रोच कर जाएगी, वैसे वर्ड है अप्रोच, पूरी तरह 0 नहीं होगी, अप्रोच करेगी
to zero as the temperature approaches absolute zero. अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, जीरो की तरफ चला जाए, तो एंट्रोपी भी जीरो की तरफ चली जाएगी। इसको दूसरे वर्डिंग्स में क्या लिख सकते हैं? एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड मे बी टेकन एज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। वही बात है। थर्ड फॉर्म भी सेम है, एट एब्सोल्यूट जीरो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज परफेक्ट ऑर्डर, मतलब उसमें कोई एंट्रोपी नहीं है, इनडिसिप्लिन नहीं है। अगर इनडिसिप्लिन नहीं है तो परफेक्ट ऑर्डर होगा। दैट इज देयर इज नो डिसऑर्डर एट ऑल, मतलब एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मैं जीरो ले सकती हूँ। एक ही बात है, बस घुमा फिराकर तीन स्टेटमेंट की फॉर्म में दी हुई है। बट अभी मैंने बोला था एंट्रोपी विल अप्रोच टू जीरो, और वर्ड बोला था परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब कुछ भी परफेक्ट तो होता नहीं है, तो मतलब एंट्रोपी भी जीरो नहीं होगी। अगर परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी क्यों जीरो होगी? द एंट्रोपी पोजेस्ड बाय सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी हो जाए ना, तब भी असल में तो उसमें कुछ ना कुछ एंट्रोपी बच जाती है। उसे रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। रेजिडुअल वर्ड ही बच जाने से के लिए है, मतलब जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो भी कर दिया आपने, तब भी उस सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ एंट्रोपी बचेगी। उस बची हुई एंट्रोपी को ही रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। यहाँ तक हमने मेन सभी टॉपिक्स कर लिए कवर थर्मोडायनेमिक्स के। अब एक क्वेश्चन करते हैं और रिवीजन। फॉर द रिएक्शन 2Cl, आपके पास दो एटम है क्लोरीन के, विच गिव्स Cl2 गैस। अब एक मोलिक्यूल बन गया Cl2 का। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा 2Cl और Cl2 में। 2Cl मतलब ये दो Cl हैं, आजाद हैं, अलग अलग है, बट Cl2 मतलब ये बंधे हुए हैं विद द फोर्स। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S? डेल्टा H का साइन बताना है, डेल्टा S का साइन बताना है। क्या साइन होंगे? देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन में बॉन्ड बन रहा है। मैंने आपको बताया था बॉन्ड ब्रेक करना है, अगर किसी लकड़ी को तोड़ने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी लगेगी। बट अगर बॉन्ड फॉर्म करना है तो उल्टा होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी निकलेगी। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा H होता है नेगेटिव। तो मुझे डेल्टा H का साइन पता चल गया, डेल्टा H इज नेगेटिव। अब डेल्टा S, पहले दोनों क्लोरीन आजाद थे, अब बंध गए, मतलब इनकी रैंडमनेस कम होगी। पहले आजाद घूम रहे थे, अब बंध गए, रैंडमनेस कम होगी, तो एंट्रोपी भी कम हो जाएगी, मींस डेल्टा S भी नेगेटिव होगा। आई होप आपको यहाँ तक थर्मोडायनेमिक्स समझ आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।